हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सीबीएसई साइंस क्लास 8 और आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। हमारा चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। इस चैप्टर में हम कोल जो हमारा कोयला होता है और पेट्रोलियम के जो उत्पाद होते हैं, पेट्रोलियम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये बनता कैसे है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वी यूज वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स। तो हमारी जो कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, उनके लिए हम कई प्रकार के मटेरियल्स का, सामग्री का यूज़ करते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। तो कुछ चीज़ें उनमें ऐसी होती हैं जो प्राकृतिक होती हैं, नेचर से हमें मिलती हैं, प्रकृति से हमें मिलती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल थिंग्स। और कुछ ऐसी होती हैं जो ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा बनाई जाती हैं, यानी मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं, और हम उन्हें आर्टिफिशियल या मैन मेड या सिंथेटिक कहते हैं। देन एक्टिविटी 5.1 मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड। तो आपको कुछ मटेरियल जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, ऐसे मटेरियल को यहाँ पर आपको लिस्ट बनानी है, उनको क्लासीफाई करना है। कुछ मटेरियल यहाँ पर नेचुरल्स के नाम लिखने हैं और कुछ मैन मेड के नाम लिखने हैं। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? क्या इस लिस्ट में आपने एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स को भी लिखा है ना? ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बहुत यूज करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर इनका ध्यान नहीं आया होगा कि आप एयर जो है दिन भर यूज करते हैं ना। एयर के बिना हम 1 सेकंड 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक सकते हैं। वाटर हमें लगातार चाहिए होता है, पूरे दिन हम पानी पीते रहते हैं। सॉइल हमारे लिए कितना ज़रूरी है ना, हम सॉइल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। और मिनरल्स जो हमारे खनिज तत्व होते हैं, है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे जो मिनरल्स के रूप में भूमि में पाए जाते हैं। तो इन सब का हम यूज करते हैं और ये सब हमारे नेचुरल प्राकृतिक चीज़ें होती हैं। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सारी चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं, प्रकृति से मिलती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। कैन वी यूज ऑल आवर नेचुरल रिसोर्स फॉर एवर? तो ये जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्या हम इनको हमेशा के लिए उपयोग कर पाएंगे? क्या ये हमें हमेशा, है ना, जब तक हमारे पृथ्वी पर लाइफ रहेगी, है ना, हजारों लाखों सालों तक आगे तक, क्या ये हमें उपलब्ध हो पाएंगे या ये समाप्त हो जाएंगे? कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? क्या मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा एयर, वाटर और सॉइल ये एग्जॉस्ट हो सकती है? क्या ये ख़त्म हो सकती है? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7। वाटर के बारे में हमने क्लास 7 में पहले स्टडी किया था। इज वाटर है लिमिटलेस रिसोर्स? क्या पानी जो होता है हमारा, ये एक लिमिटलेस रिसोर्स है? लिमिटलेस का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, असीमित। तो जल क्या असीमित संसाधन है? जबकि हम बात करते रहते हैं कि पानी का यूज कम करना चाहिए, पानी को बहने से रोकना चाहिए, पानी एक सीमित संसाधन है, ऐसी हम बात करते हैं। तो क्या यह असीमित है या सीमित है? इन द लाइट ऑफ द availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into 2 kinds। तो हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं और प्रकृति में, नेचर में जिस मात्रा में वे अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, उस मात्रा के आधार पर हम इन रिसोर्सेज को 2 प्रकार में बांट सकते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ दीज रिसोर्सेज। वन इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकंड वन इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का अर्थ होता है ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। हम इनको असमाप्य या असीमित नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। और एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जो समाप्त हो सकते हैं, जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं। एग्जॉस्ट का मतलब होता है ख़त्म होना, नष्ट होना, ठीक है। तो ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे रिसोर्सेज को हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। तो हम पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और आप इनको नोट भी कर लें, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ये जो रिसोर्सेज हैं, ये ऐसे रिसोर्स हैं जो हमारे नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में, असीमित मात्रा में प्रेजेंट होते हैं और ये मनुष्य की क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त नहीं हो सकते। और इसका एग्जाम्पल है हमारे सनलाइट और एयर, सूर्य का प्रकाश। सूर्य रोज़ उगता है, चमकता है और यह कभी भी समाप्त नहीं होगा, है ना। इसकी जो रोशनी है वही हमारे पृथ्वी पर जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी चीज़ें हैं,
लिविंग थिंग्स है, उन सब में जो ऊर्जा होती है उसका जो साधन है वह कौन है? सनलाइट है। आप समझ सकते हैं कि आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है क्लास 7th में, तो फोटोसिंथेसिस जो होता है उसके लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है और उसी के बाद पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उसी भोजन को जंतु यानी कि एनिमल्स किसी न किसी रूप में ग्रहण करते हैं और वही ऊर्जा के रूप में आगे बढ़ता रहता है। तो सनलाइट हमारा क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। तो ये एक ऐसा साधन है जो कि असीमित है, ये कभी समाप्त नहीं हो पाएगा। और दूसरा है एयर, वायु। वायु भी हमारे आसपास होती है, वायुमंडल है बहुत बड़ा और ये भी हमारे समाप्त नहीं होने वाला है। देन दूसरा जो हमारा टाइप है नेचुरल रिसोर्सेज का, उसमें आते हैं हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो निकट भविष्य में ख़त्म होने वाले हैं, समाप्त होने वाले हैं। द अमाउंट ऑफ दी रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। हमारे नेचर में इन रिसोर्सेज का, इन संसाधन का जो मात्रा है वह क्या है? लिमिटेड है, सीमित है। तो हम इनको सीमित संसाधन भी कहते हैं या समाप्य संसाधन भी कहते हैं। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये मनुष्य की क्रियाकलापों के द्वारा नष्ट हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ईटीसी। तो इसके जो एग्जांपल है हमारे पास वो कौन है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हमारे लगातार कम होते जा रहे हैं, है ना। फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, हमें लकड़ी मिलती है जिसमें हम जलाने की लकड़ी भी लाते हैं और इमारती लकड़ी भी हमें मिलती है जो इमारतें बनाने में और कई तरह की चीज़ें बनाने में काम आती हैं, लकड़ी की टेबल कुर्सी मेज वगैरह फर्नीचर बनाने में। इसके अलावा जंगलों से हमें गोंद मिलता है ना, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं और भी बहुत सारे यूज होते हैं फॉरेस्ट के। देन वाइल्ड लाइफ, हमारे जो जंगली जानवर होते हैं वे भी क्या हो रहे हैं? ख़त्म हो रहे हैं। धीरे धीरे जब जंगल ख़त्म हो रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ भी ख़त्म हो रही है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ से भी हमें कोई वैल्यूएबल चीज़ें मिलती थी लेकिन अब वो मिलना बंद हो गई हैं। देन मिनरल्स, हमारे जो खनिज है, खनिज हम पृथ्वी में से खोदते हैं, है ना, उनको डिग आउट करके निकाला जाता है और उनसे विभिन्न प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, धातुएँ होती हैं, उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, इन सबको मिनरल्स से ही अलग किया जाता है। तो ये जो मिनरल्स हैं ये भी पृथ्वी में लगातार इनकी मात्रा क्या होती जा रही है? ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि इनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। देन हमारा आता है कोयला। कोयला भी एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन कोयला आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यूज में आ रहा है बहुत लंबे समय से। पहले कोयले की रेलगाड़ियाँ चलती थी, आज भी चलती हैं, लेकिन आजकल इलेक्ट्रिसिटी वाली भी चलती हैं। लेकिन वह जो इलेक्ट्रिसिटी है वह भी कोयले को जलाकर ही प्राप्त की जाती है। हमारे जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनमें कोयले को जलाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो या तो आप कोयले से ट्रेन चला लो या उस विद्युत से चला लो, बात तो बराबर ही है। तो कोयला हमारा बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके अलावा हमारी फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें भी कोल को बहुत यूज किया जाता है। तो कोल भी क्या है? एक ऐसा संसाधन है जो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। साथ ही पेट्रोलियम है हमारा। पेट्रोलियम में हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि हमारा पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, पैराफिन वैक्स है ना, हमारे कोलतार है, कॉल है, कॉक है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, साथ ही हमारी एलपीजी जैसी गैसें होती हैं, नेचुरल सीएनजी गैस होती है, ये सब हमारे पेट्रोलियम में आती है। इनके अलावा नेचुरल गैस है ना, ये भी हमारे पेट्रोलियम के साथ ही एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, डिग आउट होती हैं ज़मीन में से, अर्थ के अंदर से। तो ये सब हमारे ऐसे सोर्स हैं जो एग्जॉस्टिबल हैं और ये कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे, तो इसीलिए हम इनको एग्जॉस्टिबल रिसोर्स कहते हैं। ओके, नाउ एक्टिविटी 5.2, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, हम इसको देखते हैं क्या है इसमें। इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। यह एक ग्रुप एक्टिविटी है, आपको क्लास के सभी बच्चों को मिलकर करना है। टेक सम कंटेनर्स, आपको कुछ कंटेनर्स लेने हैं, बीकर्स वगैरह पात्र लेने हैं। फिल देम विद पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम, टॉफ़ीज़, और इसमें आपको क्या डालने हैं? पॉपकॉर्न वगैरह जो आप लाते हैं खाने के लिए, पीनट्स है ना, मूंगफली के जो बीज होते हैं, रोस्टेड ग्राम होते हैं, भुने हुए चने होते हैं, टॉफ़ीज़ होती हैं, चॉकलेट वगैरह, वह आपको उनमें फिल करनी है अलग अलग। डिवाइड स्टूडेंट इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 ईच, और आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं उनको 7-7 के ग्रुप में 7, हर ग्रुप में 7 बच्चे हों, इस तरह से डिवाइड कर दो। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स कंटेनिंग 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट्स, और हर ग्रुप को आपको वापस डिवाइड करना है ना। हर ग्रुप में कितने बच्चे होने चाहिए? जैसे हमने फर्स्ट में 7 बच्चों का ग्रुप बनाया था, तो उन 7 बच्चों को आप वापस 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे और तीनों ग्रुप में आपके अलग अलग संख्या होगी। एक ग्रुप में आपके जो संख्या होगी वह 1 होगी,
सेकंड ग्रुप में 2 होगी और थर्ड ग्रुप में 4 होगी। तो इस तरह से आपको बच्चों को आपस डिवाइड करना है। लेबल देम एज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जनरेशन रेस्पेक्टिवली, और आपको इसको जनरेशन के रूप में, पीढ़ी के रूप में यहाँ पर इंगित करना है, उनको लेबल करना है। पीढ़ी मतलब आप समझते हैं ना, जैसे हमारे दादा थे तो उनकी एक अलग जनरेशन थी, फिर हमारे फादर आए तो उनकी एक अलग जनरेशन थी, फिर हम आए तो उनकी एक अलग जनरेशन थी। इस तरह से उनको 3 जनरेशन में आपको डिवाइड करना है। दिस सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स, और ये जो सब ग्रुप हैं ये हमें क्या दर्शाते हैं, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, या जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको कंज्यूम करने वाले, उनका उपभोग करने वाले, उनको काम में लेने वाले। तो जो हमारे सब ग्रुप हैं जिनमें 1, 2 और 4 हमने बच्चों को रखा है, वे हमारे क्या हैं, सब कंज्यूमर्स हैं। एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमारा जो सेकंड और थर्ड जनरेशन है जिसमें 2 है और फिर थर्ड 3 बच्चे, पहले ग्रुप में हमारे 1 बच्चा था, दूसरे में हमारे 2 बच्चे थे और तीसरे में 4 बच्चे थे। तो 4 बच्चों वाला जो ग्रुप है वह हमारा थर्ड जनरेशन को शो कर रहा है और उसके अंदर ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं, और इस समय पता चलता है कि पॉपुलेशन जो है वह बढ़ रही है। पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल। अब टेबल पर आपको हर कंटेनर फुल करके रखना है, हर एक ग्रुप के लिए आपने जो सामान उनमें रखे थे कंटेनर में उनको रखना है। आज कंज्यूमर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल्स फ्रॉम द कंटेनर्स ऑफ देयर ग्रुप। तो जो आपके कंज्यूमर्स हैं, आपकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन है, उनमें से आपको फर्स्ट जनरेशन को कहना है, ठीक है, जिसमें आपके फर्स्ट एक ही बच्चा था फर्स्ट जनरेशन में, उसको कहना है प्रत्येक ग्रुप के फर्स्ट जनरेशन को कि आपको इसमें से कुछ ईटेबल्स, जो खाने की चीज़ें हैं, इनमें से आपको कुछ खाना है, ठीक है। नाउ आस्क द सेकंड जनरेशन कंज्यूमर्स फ्रॉम ईच ग्रुप टू द सेम। फिर उसके बाद जो सेकंड जनरेशन के बच्चे होंगे, 2 बच्चे, आपको उनको खाने के लिए कहना है। आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल्स इन ईच कंटेनर। तो जैसे बच्चे वहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन में खाते जाएंगे उन ईटेबल्स को, तो वहाँ पर जो उनकी अवेलेबिलिटी है, उन खाने की चीज़ों की उपलब्धता है, वह क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। If something is left in the container, ask third generation from each group to consume it। यदि कोई वस्तु यहाँ पर बच जाती है कंटेनर में तो थर्ड जनरेशन के लोगों से उसको खाने के लिए कहना है। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन गॉट द ईटेबल्स और नॉट। तो आपको थर्ड जनरेशन से फिर ये पूछना है कि आप सभी को कुछ न कुछ खाने के लिए मिला या नहीं। ऑल्सो ऑब्जर्व इफ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर। और यदि कंटेनर में कोई चीज़ बचती है या नहीं तो उसके लिए भी आपको पूछना है कि किसी ग्रुप के किसी कंटेनर में कोई खाने की चीज़ बची या नहीं, ठीक है। Assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resource like coal, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो आपने जो एक्टिविटी यहाँ पर ऊपर देखी है, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन में उनको बांटा है और प्रत्येक जनरेशन को कुछ ना कुछ खाने के लिए हमने कंटेनर में से कहा है। तो जो बाद में जो कंटेनर्स में हमारे खाने की चीज़ें बच जाती हैं, है ना, तो उसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये हमारे क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। वह खाने की चीज़ें क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मतलब समाप्य प्राकृतिक संसाधन हैं। जैसे कि हमारे कोल होता है, पेट्रोलियम होता है और नेचुरल गैस होता है। ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न। हर ग्रुप है ना, आपने अलग अलग ग्रुप बनाए बच्चों को, तो हर ग्रुप की जो कंजम्पशन पैटर्न होगा, मतलब जो उपभोग करने का तरीका होगा, उनका जो पैटर्न होगा वह क्या होगा, सबका अलग अलग होगा। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी। क्या किसी जनरेशन की कोई जो पहली वाली जनरेशन थी, मतलब किसी में जो आपने 3 जनरेशन बनाई, जिसमें फर्स्ट में फर्स्ट बच्चा था, एक ही बच्चा था, सेकंड में आपके 2 बच्चे थे और थर्ड में आपके 4 बच्चे थे। तो यदि किसी जनरेशन की कोई पीढ़ी आपके बहुत ज़्यादा ग्रीडी थी, ग्रीडी मतलब लालची थी, और उसने जो है ईटेबल्स ज़्यादा खा लिए, तो क्या वह सेकंड और थर्ड जनरेशन के लिए भी उपलब्ध हो पाए या नहीं। इट मे बी दैट the earlier generation in some groups were
concerned about the coming generation and left something for them। और यहाँ पर यह भी हो सकता है किसी ग्रुप के साथ कि जो अर्लियर जनरेशन थी, है ना, जो फर्स्ट वाले बच्चे थे, है ना, जिनको हमने फर्स्ट जनरेशन माना था, उन्होंने यह सोचते हुए कि हमारे बाद जो जनरेशन आ रही है उनके लिए भी हमें कुछ बचाना चाहिए, तो उन्होंने यह सोचते हुए यदि कंजम्पशन किया, यदि उन्होंने उन चीज़ों का उपभोग किया और उन्होंने क्या किया, कुछ चीज़ें अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी कंटेनर में बचा दी। In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas। तो इस चैप्टर में हम ये जो हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना, ख़त्म होने वाले समाप्य प्राकृतिक संसाधन हैं, इसमें से हम कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दीज वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉसिल्स। तो ये जो पेट्रोलियम है, कोल है और नेचुरल गैस, ये बने कैसे, हमारी पृथ्वी के अंदर इनका निर्माण कैसे हुआ, तो इनका निर्माण लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडीज़ के कारण हुआ। बहुत समय पहले हमारे पृथ्वी पर कुछ ना कुछ दुर्घटना हुई, बाढ़ आई या कोई भी प्राकृतिक आपदा आई, जिसके कारण जो बहुत बड़े बड़े जीव हुआ करते थे पहले, है ना, पेड़ पौधे होते थे, वे भूमि के नीचे दब गए किसी कारण से, है ना, तो उनसे क्या हुआ, जो ऑयल बना उसी के कारण हमारे पेट्रोलियम वगैरह हमें आज दिखाई देते हैं। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। और ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी के नीचे दब जाता है उसको हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं, मतलब जीवाश्म। फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो भूमि के नीचे दबकर मर जाते हैं और उनके रिमेन्स मतलब उनके कुछ अवशेष हम अभी भी देख सकते हैं, उनको हम फॉसिल कहते हैं। और ये जो हमारे पेट्रोलियम, कोल वगैरह हैं, ये इन फॉसिल से बने हुए हैं, इसलिए हम इनको फॉसिल फ्यूल कहते हैं, यानी जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ओके, देन तो आप समझ पाए होंगे कि ये हमारे बने कैसे हैं। अभी आगे हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देन हमारे जो फर्स्ट थिंग है वह है कोल। कोल के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। आपने कोल के बारे में सुना होगा और इसको देखा भी होगा। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। तो हम जो यहाँ पर कोयले की बात कर रहे हैं वे हमारे पृथ्वी में से निकलने वाले कोयले की बात कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी खानों के माध्यम से भूमि में से निकाला जाता है। बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ पर काम करती हैं और बहुत गहरी गहरी खानें होती हैं, ठीक है, वहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल होता है, इतनी हमारी गहरी ये कोल की माइंस होती हैं। और हमारे इंडिया में, झारखंड में, यूपी में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में कोल की खदानें हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये पत्थर की तरह दिखाई देता है। हमारा जो लकड़ी का कोयला होता है, लकड़ी जलाने के बाद जो कोल बनता है, कोयला बनता है, वह इससे बहुत अलग होता है। वह बहुत सॉफ्ट होता है, वह जल्दी से जलकर ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो पत्थर का कोयला होता है ना, मतलब ये जो माइनिंग के द्वारा निकाला जाता है खदानों में से, ये बहुत हार्ड होता है और ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है जलाने पर। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। कोल एक ऐसा फ्यूल है, ईंधन है, जो खाना पकाने के लिए यूज में लिया जाता है। अर्लियर इट वाज यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। पहले पुराने समय में रेलवे इंजन को चलाने के लिए इनका कोयले का उपयोग किया जाता था। रेलवे इंजन में कोयला जलाकर स्टीम प्रोड्यूस की जाती थी। स्टीम मतलब भाप या वाष्प उत्पन्न की जाती थी, जिससे वह रेलवे के इंजन हमारे चलते थे और ट्रेन को खींचते थे। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और जब हमारे थर्मल प्लांट, पावर प्लांट्स आए, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ, तो उसमें भी कोयले को जलाकर वहाँ स्टीम प्रोड्यूस की गई, टरबाइन चलाए गए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई। कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। और जो हमारा कोल है ये विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में भी ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। देन स्टोरी ऑफ कोल। कोल बना कैसे? हाँ, जैसे हम अभी पढ़ रहे थे कि जो कोल है ये फॉसिल्स के कारण बने हैं। जो ऑर्गेनिज्म थे बड़े बड़े, उनके ज़मीन में दबने के कारण बने हैं, है ना। तो उसी को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ फॉर्म। हमें कोल कहाँ से मिलता है और ये कैसे बनता है। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। तो 300 मिलियंस ईयर्स एगो, 1 मिलियन में हमारे 10 लाख होते हैं, है ना। तो 300 मिलियन ईयर्स एगो मतलब ये बहुत पुराना समय की बात है ना। जब पृथ्वी पर क्या होते थे, बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होते थे, बहुत घने जंगल होते थे, बहुत ऊंचे ऊंचे और विशालकाय वृक्ष होते थे, है ना। और ये वृक्ष हमारे जो लो वेटलैंड एरिया है, मतलब जो समुद्री तटीय इलाके होते थे, उनके आसपास ये ज़्यादा पाए जाते थे।
ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। तो कुछ नेचुरल प्रोसेसेस हुए जैसे कि बाढ़ आना, फ्लडिंग मतलब बाढ़ आना, बाढ़ आने के कारण ये फॉरेस्ट जो थे पूरे के पूरे ये मिट्टी के नीचे दब गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर देम दे वेर कंप्रेस्ड। तो जैसे उनके ऊपर और मिट्टी जमती गई, उन पर क्या हुआ, दबाव डला और वे कंप्रेस्ड होते गए, है ना, उनके ऊपर दबाव डलने से वे संपीड़ित होते गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। और जैसे वे नीचे गहराई में दबते चले गए, उनका टेम्परेचर भी क्या हुआ, और ज़्यादा बढ़ता गया, उनका तापमान भी बढ़ता गया। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू क्लो। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण, है ना, ज़्यादा टेम्परेचर था और ज़्यादा प्रेशर था, तो इसके कारण क्या हुए, वे जो डेड प्लांट्स थे वो प्लांट्स किस में बदल गए, कोल में, कोयले में बदल गए। एज कोल कंटेंस मेनली कार्बन द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कॉल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो आपको यहाँ पर एक और नया टर्म मिल जाता है, डेफिनेशन मिल जाती है कार्बोनाइजेशन की। हिंदी में हम इसको कार्बनीकरण कहते हैं। तो जो हमारा कॉल होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन एक तत्व है, हमारा एलिमेंट है, ठीक है। हम इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी, दिस इज सी, है ना। ये इसका सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है और एटॉमिक मास इसका 12 होता है। तो हम इसको लिखते हैं 6C12, ठीक है। तो ये कार्बन हमारे कोयले में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो इस कार्बन की वजह से ही, और ये जो प्रोसेस है ना, और ये वेजिटेशन कोल जो बना है, वेजिटेशन यानी कि हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनके दबने के कारण, उनके अवशेषों के कारण ये बना है, तो हम इसको फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि कार्बोनाइजेशन क्या है ना। तो द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कॉल्ड इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन नोट कर सकते हैं यहाँ से, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो ये एक बहुत धीमा प्रोसेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 300 मिलियन से ईयर्स एगो की बात थी, तो इसको कई लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं कोल में बदलने के लिए। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन कहते हैं। जब कोई चीज़ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे प्लांट या एनिमल्स धीरे धीरे कार्बन में बदल जाते हैं या कोल में बदल जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। सिंस इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, और ये कोयला जो है हमारा, ये वेजिटेशन के डेड रिमेन्स के कारण बना था, है ना, उनके जो अवशेष थे, मृत अवशेष, उनसे बना था। इसलिए हम कोल को फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, है ना। आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको नोट करके रखें कि कोल को फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं। तो ये किससे बना था, सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ, है ना, वेजिटेशन। तो ये हमारे जो वेजिटेशन है उसके रिमेन्स, अवशेषों के कारण बना है, उनसे ही बना है, इसलिए हम इसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ए कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2। तो यहाँ पर आपको एक कोल माइन दिखाई गई है, और नेट पर सर्च करके आप कोल माइंस को देख सकते हैं, ये कैसी होती हैं, कितनी हैवी मशीनरीज वहाँ पर यूज़ होती हैं, और किस तरह से कोयला माइन में से निकाला जाता है। माइन का मतलब होता है खदान, ये कोयले की खदान यहाँ पर दिखाई गई है। When heated in air, coal burns and produces mainly कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कोयले को हम गर्म करते हैं, वायु की उपस्थिति में जब हम कोयले को गर्म करते हैं तो कोयला जलता है, और ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। जो काला काला धुआं होता है उसमें मेनली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं वे उस धुएं में होते हैं। कोल इज प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। तो कोल को आगे इंडस्ट्रीज में प्रोसेस किया जाता है। हमारी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, उद्योग होते हैं, इनमें कोल को आगे प्रोसेस किया जाता है, मतलब इसका प्रसंस्करण किया जाता है, और इससे क्या मिलता है, हमें कुछ यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि कोक, कोल तार और कोल गैस मिलते हैं। तो इसको भी आप नोट करके रखें कि कोक क्या होता है, कोल तार क्या होता है और कोल गैस क्या होता है। ये हमारे कुछ ऐसे वैल्यूएबल चीज़ें हैं जो कोयले से हमें प्राप्त होती हैं, और इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम पहले पढ़ते हैं कोक के बारे में। कोक क्या होता है, इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये एक बहुत टफ, हार्ड है ना, कठोर है। पोरस है, पोरस का मतलब होता है भंगुर, है ना, जिसके अंदर छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं, और ब्लैक सब्सटेंस होता है, काला पदार्थ होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, और यह कार्बन की बिल्कुल प्योर फॉर्म होती है। हमारा जो कोयला होता है उसके अंदर हो सकता है कुछ और चीज़ें भी हों, और पूरी तरह से वो कार्बन का रूप ना हो, लेकिन जो कोक होता है
ये इसमें टोटल हमारे क्या होता है 100% कार्बन होता है। कॉक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। तो कोल का यूज हमारे स्टील को बनाने में किया जाता है। आप स्टील देखते हैं जिस पर जंग नहीं लगता है, यह लोहे से भी बनता है ना। इसमें लोहा, निकिल, क्रोमियम, आयरन ये सब मिलाते हैं और साथ में कॉक भी मिलाते हैं। और साथ में कुछ धातुएं जो होती हैं उनके एक्सट्रैक्शन में, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निष्कर्षण। जब आप 10th में जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक चैप्टर मिलेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और वहाँ पर आप देखेंगे कि मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो ये मेटल जब ऑक्साइड के फॉर्म में होती हैं तो उनको रिड्यूस करने के लिए कॉक का यूज किया जाता है। ठीक है। देन कोलतार, हमारा जो नेक्स्ट इसका प्रोडक्ट है वह कौन है? कोलतार। कोलतार कैसे बनता है? इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड। कोलतार हमारा बहुत काले कलर का और मोटा जड़ा थिक लिक्विड होता है विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, और इसमें एक अनप्लीजेंट ऐसी स्मेल आती है जो हमें अच्छी नहीं लगती है ना, बुरी गंध इसमें से आती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सबस्टेंसेस, और हमारे कोलतार में सिर्फ कार्बन नहीं होता, ये 200 विभिन्न प्रकार के पदार्थ इसमें मिले होते हैं। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोलतार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सबस्टेंसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्रीज। तो इसके जो कोलतार के प्रोडक्ट्स होते हैं है ना, ये इनसे बहुत सारे हमें ऐसी पदार्थ मिलते हैं जिससे कि हम एवरीडे लाइफ और इंडस्ट्रीज में यूज करने वाले बहुत सारी चीज़ों को बनाते हैं। लाइक सिंथेटिक डाई, जैसे कि आप डाइस का यूज़ करते हैं है ना, डाई आती हैं सिर में काले बाल करने के लिए, ऐसी डाइस। और उसके अलावा कपड़ों को कलर करने के लिए, ब्लैक कलर देने के लिए भी डाइस आती है। तो ऐसी डाइस होती हैं वह कोलतार से प्राप्त होती हैं। साथ में ड्रग्स, कुछ दवाएं भी इससे बनती हैं। एक्सप्लोजिव्स, कुछ विस्फोटक पदार्थ भी इससे बनते हैं। परफ्यूम बनता है। ठीक है। जो हमारे सुगंधित परफ्यूम होते हैं वे भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट या कोल के प्रोडक्ट होते हैं। साथ में प्लास्टिक का बनना, पेंट्स का बनना, पेंट्स हमारे जो आप देखते हैं एशियन पेंट्स वगैरह, प्लास्टिक पेंट्स होते हैं, ऑयल पेंट्स होते हैं, ये भी हमारे कोलतार के ही एक प्रोडक्ट हैं। साथ में फोटोग्राफिक मटेरियल, फोटोग्राफी आपने देखी होगी पहले जो है एक फिल्म होती थी, रील होती थी, उसको कैमरे में डालकर उसमें फ़ोटो लिए जाते थे, तो वे फोटोग्राफिक मटेरियल भी इससे बनते थे। साथ में रूफिंग मटेरियल, छत बनाने की कुछ मटेरियल्स होते हैं वे इनमें बनते हैं ना। तो इस तरह से कोलतार जो है हमारा एक बहुत वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होता है जिसको कोल से प्राप्त किया जाता है। इंटरेस्टिंगली नेप्थलीन balls used to repel moths and other insects are also obtained from कोलतार। तो यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है नेप्थलीन बॉल्स है ना, जिसको आप फिनाइल की गोलियां कहते हैं, जिसको आप टॉयलेट वगैरह में रखते हैं, साथ में अलमारी में भी रखते हैं, गेहूं की बोरियों में रखते हैं, जिससे क्या होता है कि जो मॉथ्स होते हैं और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वे उनको दूर भगाते हैं और हमारे कपड़ों में, अनाज में या लेटरिन बाथरूम में माइक्रोब्स नहीं आते, कीड़े मकोड़े नहीं आते। ठीक है। तो ये सब हमें किससे मिलते हैं? कोलतार से मिलते हैं। और कोलतार कहाँ से मिलता है? हमें कोयले से मिलता है। और कोलतार का एक और यूज़ होता है, ये रोड बनाने में यूज होता है, जिसे आप डामर कहते हैं। डामर के रोड पहले बहुत अधिक बनते थे। ठीक है। तो ये कोलतार डामर बनाने में भी यूज होता है। दिस डेज ब्यूटुमेन, a पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इज यूज इन प्लेस ऑफ कोलतार फॉर मेटलिंग द रॉड्स। तो ये भी यहाँ पे आ गया कि आजकल बिट्यूमेन का यूज होता है। पहले कोलतार का बहुत यूज होता था रोड बनाने के लिए, लेकिन आजकल बिट्यूमेन जो कि एक पेट्रोलियम का ही एक क्या प्रोडक्ट है, इसका यूज होता है रोड्स को बनाने के लिए। तो कोलतार के जो यूजेस हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ये कई सारे कामों में हमें काम में आता है। कोल गैस। देन हमारा थर्ड प्रोडक्ट है कोयले का कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कॉक। कोल गैस हमारा जब कोयले से हम कोक बनाते हैं, हाँ, जब हम कोयले को जलाते हैं वायु की अनुपस्थिति में तो हमारा कोक बनता है ना। तो उसी दौरान एक गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होती है जिसे हम कोल गैस कहते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। जो हमारे कोल प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पर कोल से कोल, तार, कोक आदि चीज़ें बनाई जाती हैं, वहाँ पर उन फैक्ट्रियों के आसपास जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वे कोल गैस को ख़रीद लेती हैं और वहाँ पर वे फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में उसको यूज़ करती हैं। ठीक है। कोल गैस वाज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 एंड न्यूयॉर्क इन अराउंड 1820।
तो कोल गैस है जो इसको स्ट्रीट लाइटिंग करने के लिए, मतलब हमारे जो रोड पर लाइटें लगी होती हैं इसको जलाने के लिए सबसे पहले लंदन में यूज किया गया था कोल गैस को 1810 में, 1810 में, और न्यूयॉर्क अमेरिका में इसको 1820 में यूज किया गया था। नाउ डेज इट इज़ यूज एज ए सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। तो आजकल इसको हम हीट के लिए यूज करते हैं ना, मतलब ऊष्मा प्राप्त करने के लिए, गर्मी प्राप्त करने के लिए यूज में लेते हैं, लाइट जलाने के लिए नहीं। कोल गैस जो होती है जैसे हमारे CNG होती है उसी तरह से यूज की जाती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर पेट्रोलियम, और इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करने वाले हैं। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।